Hi students, welcome back to our YouTube channel. So after a good response of last video, मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए, नया कंटेंट लाया जाए. सो आज की वीडियो में हम उससे ही आगे का पढ़ने वाले हैं. टॉपिक्स आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स, types of reflecting surfaces, spherical mirrors and important terms related to spherical surfaces. और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही सारे के सारे जो आगे आने वाले जो भी रे डायग्राम है वो आप लोग इजीली बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, कुछ ऐसी टर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना को डिफाइन करती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे वो रे है जो कि ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, और हम इस सरफेस को इंटरफेस बोलेंगे. अब इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एक मिरर लिया है और मिरर के बाहर क्या हो सकती है, एयर. और इस एयर और मिरर को कौन सेपरेट कर रहा है, ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है. ओके, तो ये ब्लूइश जो मैंने सरफेस शो किया है जो कि एयर और मिरर यानी कि ग्लास का बना हो सकता है, तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है इसको हम बोल देंगे बेटा इंटरफेस. सो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन यही होगी बेटा, ए रे यानी कि ये वाली रे है किस पे स्ट्राइक कर रही है, ऐसे सरफेस पे जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. यानी कि एयर और ग्लास को कौन सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस सेपरेट कर रहा है. और ये जो आ रही है रे जो स्ट्राइक कर रही है, हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. अब आप लोग इंसिडेंट रे को समझ चुके हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम ही है. तो रिफ्लेक्टेड रे वो रिटर्निंग रे है जो कि सेम मीडियम में आ रही है. रिफ्लेक्ट होने के बाद तो जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो रेड रे है इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे. तो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन में होती है वो होती है नॉर्मल. नॉर्मल को समझने से पहले आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझना जरूरी है इस डायग्राम में. तो जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर के टच करती है इस इंटरफेस को यानी कि इस सरफेस को, वही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, तो इसको भी सिंपली हम डिफाइन कर देते हैं. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब वो सेपरेट जो कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है, यानी कि एयर ग्लास. इस वाले एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वही बेटा नॉर्मल कहलाएगा, यानी कि ये वाली लाइन. ओके, तो यही है नॉर्मल. इसकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस ये वाला टर्म, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तो लिखना बहुत जरूरी है बेटा. एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझते हैं हम. यहाँ पर जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे आई एंगल बनाती है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में टर्म्स क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल. नॉर्मल से बनाती है, और कहाँ बनाती है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस डेफिनेशन में. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए आप ये देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वही आपका कहलाता है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन में यहाँ पे अगेन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल बनाना, और कहाँ बनाना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल को हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। सिमिलरली एंगल आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, डिनोट करने का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एंगल आई से अगर आप पढ़ेंगे बुक में या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही शो करेगा और एंगल आर हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ही शो करेगा। बट अगर आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे अलग बात होगी। नाउ सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Types of reflection are two types. Number one is regular reflection and second one is irregular reflection, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है diffuse reflection। अब डिटेलिंग कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, यानी कि स्ट्राइक करती है हाईली पॉलिश सरफेस पे। ये जो हमारा सरफेस है वो क्या है, हाईली पॉलिश सरफेस है, और अगर इस पे कोई पैरेलल बीम स्ट्राइक करेगी यानी कि इंसिडेंट करेगी, तो उसके बाद जो ऑब्टेंड होगी रिफ्लेक्टेड बीम वो पैरेलल बीम ही होगी। ये होती है कैटेगरी, किसमें आता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। यानी कि यहाँ पे हमने देखा इंसिडेंट बीम पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल, और ये होता कहाँ पे, स्मूथ सरफेस पे, हाईली पॉलिश सरफेस पे। अब इसी का सेकंड केस है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर उसको हम कह सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। इस कैटेगरी में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, यानी कि स्ट्राइक कर रही हैं इस सरफेस पे, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो ये सरफेस की जो सरफेस फिनिश है वो बैड है। यानी कि ये जो सरफेस है कैसा है, वेवी नेचर का है, यानी कि थोड़ा सा रफ टाइप का है। तो ये जो फिनोमेना देखने को मिलती है हमारी रफ सरफेसेस में मिलती है, और यहाँ पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है वो इधर उधर फैल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएंगी ये रेज। तो इसीलिए बेटा जो हमारी जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल। अब हम इम्पॉर्टेंट और क्यूरियस टॉपिक को देखते हैं कि मिरर का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। जो हम डेली लाइफ में हम मिरर देखते हैं जिससे हमारी की इमेज फॉर्म होती है, तो वो फॉर्म कैसे होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिरर को बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए होगी। फिर उसके बाद आप लेयर चढ़ाएंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की। और हाँ, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की जो कोटिंग कर रहे हैं वो कैसे करें और उसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम कुछ पर्टिकुलर कोटिंग करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, डेली लाइफ में जो मिरर आपको यूज़ करने हैं, जो देखनी है, जो इमेज फॉर्मेशन होनी है, तो बेसिकली बेटा उनमें बेस्ट क्वालिटी के मिरर में ये जो सोल्यूशन की कोटिंग होगी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह थिकनेस सेम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब ये लेयर हम ग्लास पे स्प्रे कर देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोटेक्टिव पेंट की एक और लेयर हम इसके ऊपर से चढ़ाते हैं, जो कि मैंने रेड लाइन से शो की है यहाँ पे। इस प्रोटेक्टिव पेंट का बेनिफिट ये होता है कि ये इस सॉल्यूशन की जो कोटिंग है उसको डैमेज होने से बचाता है, और आपके जो ग्लास की जो मिरर की जो है लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ही क्यों सर यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी अप्लाई करवा सकते थे या आयरन नाइट्रेट सॉल्यूशन भी अप्लाई करवा सकते थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि आपकी प्रीवियस क्लास की केमिस्ट्री बुक में है। अगर आप देखें, आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, तो बेटा उसमें जो सिल्वर है, सिल्वर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिल्वर का यूज़ करते हैं ग्लास में। बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
यही पूरी ऑप्टिक्स का यानी कि जितने भी सारे के सारे लाइट के चैप्टर हैं उसकी बेसिस है, यानी कि एक आप बोन मैरो कह सकते हैं इसको, सिंपली एक बैकबोन है ये। सो फर्स्ट लॉ को समझते हैं। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, ये एक जो मैंने चिट बनाई है इसमें इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो फर्स्ट लॉ ये कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके, so all of these incident ray, normal and reflected rays all lie in the same plane, ये कहती है फर्स्ट लॉ। इसको हम समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ ये एक पेपर है जिसपे कि तीनों की तीनों रे बनी है और रे की मुझे पता थी कि डायमेंशन बहुत छोटी होती है जिसको मैं इवन डिटेक्ट नहीं कर सकता एक सिंगल रे को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर ये मुझे बताना एक ये पेज क्या है, एक प्लेन की तौर पे काम कर रहा है, मतलब सिंपल एक पेज क्या होगा, एक प्लेन होगा। अगर इस प्लेन में ये तीनों चीज़ें हैं तो यानी कि लॉ सेटिस्फाइड है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये सारे के सारे एक पेज में होने चाहिए, यानी कि एक प्लेन में होने चाहिए। अगर लेट अस सपोज अगर ये प्लेन से बाहर निकल आता है यानी कि 3D फिगर फॉर्म हो जाता है, मान लो ये जो ब्लू पेन है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि प्लेन से बाहर निकला है यानी कि 3D फिगर फॉर्म हो गया, तो इस केस में लॉ वैलिड नहीं होगी। तो लॉ सिंपली ये कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन का मतलब है कि सिंपल एक प्लेन में। सो जो ये हमने डेफिनेशन दी है इसमें क्या है, इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही तो हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाले फिगर में तो ये सारे के सारे किस पे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब किस पे टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है इस डेफिनेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखना ही भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा लॉ को गलत कर देता है। और थर्ड ये जो लास्ट वन है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहती है, सेकेंड लॉ ये कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि मैंने आई से शो किया था प्रीवियस उसमें, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट कर सकते हैं हम। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, हर केसेस में इक्वल होंगे। ये कौन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे किस पे बने हुए एंगल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। सो हियर इफ एंगल आई इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो सिंपली आप बता सकते हैं एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 10 डिग्री, बिकॉज सेकेंड लॉ क्या कहती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सर्फेसेस, यानी कि कौन से वाले, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। सो बेसिकली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर, सो प्लेन मिरर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुझे बात बतानी है कि ये जो मैं डैश पीछे पीछे करता हूँ ये क्यों करता हूँ। ये बेसिकली मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसको मुझे ये दिखाना होता है कि ये पॉलिश्ड है। इफ़ अगर मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात करूँगा तो सिंपली ऐसे दिखाऊंगा। अगर मुझे बात करनी है कि उस पर कोटिंग है यानी कि वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप है, तो मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा। ये आपके कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। सो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि उसका जो बीच में जो सेंटर में जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है।
अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स सरफेस की, तो कॉन्वेक्स सरफेस में जो सेंटर पार्ट है वो आउटवर्ड की तरफ यानी कि बाहर की तरफ बल्ज होता है, यानी कि निकला हुआ होता है। इसको अगर आप सिंपली याद रखने में कंफ्यूजन होती है तो इसको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये केव की तरह अंदर की साइड गुफा की तरह खुला हुआ है, तो इसीलिए हम इसको कॉनकेव की तरह याद रखेंगे। बाकी कॉन्वेक्स में क्या है, आउटवर्ड की तरफ बल्ज है बीच में। ओके, अगर हम बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, बेसिकली इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में रखते हैं। ये दोनों ही कंबाइन होकर के मतलब कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है, ये स्फेयर से बने होंगे, मतलब ये स्फेरिकल सरफेस से बने हैं। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई स्फेयर है। स्फेयर का मतलब क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है जो कि बॉल की तरह है। फॉर एग्जांपल है बॉल। अगर हम देखें इसमें से अगर हम एक सर्कल छोटा सा काट लें, तो अगर हम उसको अलग करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। छोटा सा जो आपने ये पोर्शन काटा है, मैंने इसको इनलार्ज व्यू करके दिखाया है, इसका बड़ा व्यू करके दिखाया है। तो ये जो मैंने पोर्शन कट किया है ये भी क्या होगा, एक कुछ हद तक कर्व्ड होगा। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, एनलार्ज व्यू ऑफ कटिंग, ये क्या है, साइड व्यू। ओके, तो ये जो मिरर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं इस पार्ट को, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया था। ये क्या है, साइड व्यू है बेसिकली ये दोनों। तो ये किससे बने हैं, एक स्फीयर से बने हैं। और अगर हम साइड व्यू को देखें तो इसको हम यूज कर सकते हैं मिरर के तौर पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि किससे बना है, ये स्फीयर से। पोल बेसिकली फर्स्ट टर्म है हमारी पोल। पोल बेसिकली क्या होता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, यानी कि एक सर्कुलर शेप है, इसका एक सेंटर क्या होगा, पोल। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेंटर को देखूं तो समवॉट यहाँ पर होगा बेटा। सो ये सेंटर पॉइंट ही कहलाएंगे पोल। यहाँ पर ये क्या होगा, पोल। डेफिनेशन भी सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। अब ये एक सर्कुलर सरफेस है तो इसकी कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगी। सो अपर्चर इस जो सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि कर्व भी है, उसकी अगर हम डायमीटर देखें तो इस डायमीटर को ही हम कहते हैं अपर्चर। इस डायमीटर को कहेंगे अपर्चर। सो इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये वाला, which have curve. Okay, so third term is center of curvature। और ये किससे बना है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर है, वो हमारा एक पार्ट है इस हॉलो स्फेयर का। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हमने 2D में शो किया है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डॉटेड लाइन से मैंने जो शो किया है वो क्या है, हॉलो स्फेयर का रिमेनिंग पार्ट है, जो कि हम इसको शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है हमारा, ये क्या है, मिरर, जो कि हमने कट किया है उस पर्टिकुलर पार्ट से। तो अगर हम ये देखें, जो इस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा वही हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन भी है ये, इट इज सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट। ओके, तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, सी लेटर से, जो कि कैपिटल होगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो कि इस पोल, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से
पास करने वाली एक जो लाइन है वही कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस लाइन इज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे पी फॉर पोल। तो इन दोनों पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन है वही क्या कहला रही है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली एक लेंथ है। तो अगर मैं बात करूं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है हम उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो भी डिस्टेंस है वही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस है हॉलो स्फीयर की जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये पूरा क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो अगर मैं ये देखूँ सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक की जो भी डिस्टेंस होगी वही तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपली, या फिर अगर आप ये भी कह सकते थे पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो भी बीच में डिस्टेंस है वही हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो मुझे नया कंटेंट लाने में और उस पर एफर्ट देने में बहुत खुशी होगी। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।